This is second lecture of the chapter Dual Nature of Radiation and Matter. So I am going to discuss the topic terrestrial frequency. Terrestrial frequency. For electron emission ये कंडीशन होता है, मैंने बताया था, ठीक है। ये फाइव हो गया वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे का एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू क्या होगा, वर्क फंक्शन। मैं थोड़ा सा से बताया था, जैसे मान लेते हैं कि पोटेशियम में क्या होता है 2881 ओके। सो ये जो वन इलेक्ट्रॉन है, ये वन इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस का सब बंधा हुआ है। हाँ, ये वन इलेक्ट्रॉन ना मेटल का केस में दूसरा न्यूक्लियस से भी थोड़ा बंधा रहता है, खुद का न्यूक्लियस भी अट्रैक्ट होगा, दूसरा न्यूक्लियस भी थोड़ा अट्रैक्ट करेगा। सो मान लेते हैं कि इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए फाई, दैट इज एच न्यू नॉट आएगा, ये समझ में आएगा। फाई मतलब क्यों फाई लिखा है कि फाई मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी देना है, मिनिमम एनर्जी। जैसे एग्जांपल बताया था, ऐसा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है आपका ई माइनस क्या था फाई, मतलब ये जो है लाइट का एनर्जी है, लाइट का एनर्जी फाई हो गया माइनस क्यू हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कुछ एनर्जी तो खर्चा होगा। तो लाइट एनर्जी 10 है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 5 खर्चा हुआ है, कुछ वेस्टेज भी जाता है। अगर वेस्टेज को हम लोग नेग्लेक्ट किया है तो, कोलिजन को नेग्लेक्ट किया है तो बाकी काइनेटिक एनर्जी में कितना एनर्जी जाएगा 5। तो जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी जरूरत हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। सो अगर मान लेते हैं कि वर्क फंक्शन 5 है और लाइट का जो रेस है व इंसिडेंस फोटोन का एनर्जी है 4, तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, इमिशन होने के लिए रेडिएशन जो इंसिडेंट रे है व इंसिडेंट फोटोन है उसका एनर्जी आपको 5 से क्या होना पड़ेगा, ज्यादा होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मुझे उठा के कोई फेंकना चाहता है तो ऑब्वियसली बात है मेरा वेट से ज्यादा फोर्स लगाना होगा, वेट इज ऑल्सो फोर्स, उससे कम लगेगा तो हमको उठा नहीं पाएगा। ओके, सो ई इज इक्वल टू क्या होता है एच एफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो मालूम है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अभी देखो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा तो मिनिमम क्योंकि ग्रेटर साइन है तो मिनिमम कम से कम इक्वल साइन लिख सकते हैं। मिनिमम क्या होगा, इक्वल साइन होगा, और तो मैक्सिमम है ही, और तो हो सकता है, लेकिन मिनिमम कम से कम, तब हम इक्वल साइन निकाल सकते हैं। तब क्या होगा 5/h, क्योंकि h भी तो कांस्टेंट है, ठीक है। इसी फ्रीक्वेंसी मिनिमम को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ नॉट, यानी terrestrial फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है मिनिमम से मिनिमम एफ नॉट फ्रीक्वेंसी होगा तभी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकलेगा। किसका फ्रीक्वेंसी होगा, इंसिडेंट रे का, जो फोटोन है उसका। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, मेटल का आएगा, इलेक्ट्रॉन का बारे में होगा, और जिसने उसको निकाल रहा है कॉस, इलेक्ट्रॉन जो निकाल रहा है किसका वैसे निकाल रहा है, लाइट का वैसे, लाइट का बात हो रहा है, लाइट का फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इतना मिनिमम होना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। सो इसका डेफिनेशन दे दो, terrestrial फ्रीक्वेंसी का मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन का मिनिमम फ्रीक्वेंसी व्हिच मे कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, terrestrial फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो terrestrial फ्रीक्वेंसी मतलब ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को terrestrial फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलेंगे एफ नॉट इज इक्वल टू 5 बाय क्या होगा 5/h। तो 5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h एफ नॉट। और एक बात याद रखना, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी एफ नॉट से या तो ग्रेटर होना पड़ेगा या तो इक्वल होना पड़ेगा। बिलो terrestrial फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी अगर बिलो है terrestrial फ्रीक्वेंसी का तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर व्हाट, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो फिर देखो हम लोग जो आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन सीखा था, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, इंसिडेंट रे का एनर्जी माइनस 5, ये वर्क फंक्शन है। तो हम लोग के मैक्सिमम ई का जगह क्या लिख सकते हैं, एच एफ,
और फाई का जगह क्या लिख सकते हैं, एच एफ नॉट। ठीक है, ये जो स्टोरी है ये हो गया आपका जो इंसिडेंट रे है, जो लाइट से जो फोटोन है, फोटोन का एनर्जी, बार बार बोल रहा हूं, कंफ्यूजन नहीं होना। ठीक है, और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को जो निकालने में कितना खर्चा हो रहा है, ये एक टाइप का एनर्जी है। एच प्लैंक कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है, एनर्जी, लेकिन प्लैंक कांस्टेंट है ना, तो एनर्जी भी क्या इसका ऊपर डिपेंड होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, अभी मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं, अब इसको आप लिख के भेजो या छोटा सा वीडियो बनाकर भेजो। देखो, जैसे पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, ये सब मेटल है जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, मतलब लाइट के पास इतना एनर्जी है कि इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। ठीक है, तो इसमें से वर्क फंक्शन, इस 4 मेटल में से वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा किसका है, वर्क फंक्शन किसका ज्यादा है, जिसका साइज छोटा हो, पोटेशियम का सबसे ज्यादा वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, तो आपका इस चारों मेटल में से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका ज्यादा होगा, अब इसको सॉल्व करके भेजो। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग को मिल गया। तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे न्यूमेरिकल आता है। हाँ, यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी में y बनेंगे ना, तो ये हो जाएगा आपका mx प्लस व्हाट, c। सो y इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, mx माइनस c, ये माइनस साइन है क्योंकि पार्टिकुलर मेटल के लिए ये जो एफ नॉट है ये कांस्टेंट है, एच तो कांस्टेंट है ही, ये इक्विवेलेंट टू सी लिख सकते हैं। ओके, सी सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एफ और काइनेटिक एनर्जी। एफ क्या है, जो लाइट गिर रहा है उसका एनर्जी, उसका फ्रीक्वेंसी, मतलब ये एनर्जी बोल सकते हैं। एच तो कांस्टेंट है तो एम इक्विवेलेंट मान सकते हैं, तो एफ हो गया आपका इक्विवेलेंट टू व्हाट, एक्स। तो इंसिडेंट रे का फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा। ओके, सो इसको ना हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्राफ इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस ये एफ वर्सेस काइनेटिक एनर्जी। सो देखो, अगर C का वैल्यू अगर 0 होता तो ऑरिजिन से स्टार्ट होता। ग्राफ मालूम है ना आपका, स्ट्रेट लाइन का तो केसेस बहुत पढ़ रहा है आप लोग। अगर ये प्लस होता तो C ऐसा होता, लाइन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ऐसा है। अगर C माइनस है तो यहाँ से नीचे पीछे से स्टार्ट होता, दिस विल बी द ग्राफ। तो ये जो वैल्यू है, ये क्या है आपका, एच एफ नॉट। ठीक है, और फिर देखो आप देखो, मतलब ना यहां से लेके यहां तक मान लो इतना एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्योंकि वो तो खर्चा हो रहा है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा, इसके नीचे काइनेटिक एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा, यहां से शुरू होगा। देखो आप, मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया आपका, इसका पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का पॉइंट, उसके बाद ही आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर मूव होगा। ग्राफ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन देगा। दिस इज द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब तक आपको ये पॉइंट क्रॉस नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होगा, इसका मतलब यही आपका यहाँ से लेके यहाँ तक है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एफ नॉट। एफ नॉट से ज्यादा होगा तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर मूव होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी जान गए, ई ग्रेटर देन व्हाट, ई ग्रेटर देन इक्वल देन 5। तो ई का जगह हम लोग एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो लैम्डा इज इक्वल टू लेस देन इक्वल देन एच सी बाई 5 कैलकुलेशन कर लेना। तो यहाँ पे देखो, ये ग्रेटर साइन है ना इस साइड में, तो ई मैक्सिमम होगा, लैम्डा मैक्सिमम। उस केस में था मिनिमम, क्योंकि साइन ऐसा था। तो मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा, और इज इक्वल टू बोलेंगे हम लोग लैम्डा नॉट, मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ये शायद बुक में नहीं है, तब भी आपको इसको जानना है। द मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन व्हिच
कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, मतलब मैक्सिमम वेवलेंथ इतना होना पड़ेगा जहां पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। तो फाई इज इक्वल टू एच बाई लैम्डा नॉट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। वर्क फंक्शन ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है। ये जो लैम्डा नॉट है दिस इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और मतलब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो वेवलेंथ से क्या होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। जो लाइट का वेवलेंथ से बड़ा होना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ तो क्या होगा, उल्टा है ना, उल्टा है तो फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना पड़ेगा तो वेवलेंथ से क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। ये बात तो समझ लेना। फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लोग लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। ये एक्चुअली क्या है, इंसिडेंट रे का एनर्जी है। देखो ध्यान से, एनर्जी नहीं तो है, एनर्जी से तो आया हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया आपका जो वर्क फंक्शन है, एक्चुअली वर्क फंक्शन, इतना एनर्जी, ये भी एनर्जी है। इतना एनर्जी क्या हो रहा है आपका, खर्चा हो रहा है। इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए खर्चा हो रहा है। तो ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा करेंगे इसको ना, 1 बाय लैम्डा उल्टा हो रहा है ना, 1 बाय लैम्डा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस 1 बाय लैम्डा, ये भी ऐसा ग्राफ होगा। ये जो वैल्यू होगा दिस इज एच सी बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये यहां से लेके आता है लैम्डा नॉट। तो ये पार्ट को थोड़ा एनालिसिस करना, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग। ऐसा मैंने मेनली एंट्रेंस के लिए बताया, ये बुक का नहीं है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बोर्ड में डेफिनेशन आता है, वही ग्राफ प्लॉट करना आएगा, ग्राफ से कभी न्यूमेरिकल दे देगा। ओके फाइन। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, मतलब लाइट का इंटेंसिटी, द नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस बट energy of each photon is still same, and hence kinetic energy maximum of photoelectrons remains unaffected with change in intensity of radiation। देखो kinetic energy maximum हम लोग क्या मिला है, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, एच सी बाई लैम्डा माइनस कितना है 5, ठीक है। और आप लोग लिख सकते हैं एच एफ माइनस 5। तो मेनली क्या होता है कि जो लाइट का जो इंटेंसिटी बढ़ने से ना सिर्फ फोटोन का नंबर ज़्यादा होता है, मतलब पार फोटोन का, मैं पहले भी इस बात को बताया था, पार फोटोन का वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, कांस्टेंट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से आपका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी अनअफेक्टेड होता है, कांस्टेंट होता है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमेशा याद रखना, उस लाइट का फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का ऊपर डिपेंड होता है, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो सन से जो लाइट आ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी मान लो कांस्टेंट है, हाँ वेवलेंथ चेंज होता है जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से पार होता है, जब निकालते हैं तो एक वैक्यूम में जा रहा है तो मान लेते हैं। तो ड्यूरिंग द मूवमेंट इन वैक्यूम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा, इसलिए लाइट का स्पीड भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है ना, उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, आपका लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी देखो न्यूमेरिकल है, फाई मतलब वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। यहाँ पे दो चीज है, वर्क फंक्शन जब आएगा तो वर्क फंक्शन रिलेटेड टू जिस मेटल के ऊपर लाइट गिरा है उस मेटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका कहानी है, वो इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी चाहिए होगा, उसमें कितना फ्रीक्वेंसी होगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना देना पड़ेगा, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम वेवलेंथ कितना होगा, दैट इज व्हाट, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैंने इसको बुक में, लेकिन इसका डिटेल्स नहीं है, मैंने इसलिए उसको डिटेल्स बताया, अब समझ में आएगा क्यों डिटेल्स बताया। वर्क फंक्शन ऑफ ए सब्सटेंस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट कैन कॉज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालना मतलब किसको निकालना, इसको निकालना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को निकालना, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ऑप्शन दिया हुआ है 540 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, 310 नैनोमीटर, 220 नैनोमीटर। तो हम लोगों को पता है फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, लैम्डा मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, दैट इज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और हाँ, इससे सॉल्व करने से हो जाएगा, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला और दिया था, फाई इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाय लैम्डा, लैम्डा नैनोमीटर में है। तो यहाँ पे 4 पुट करो, यहाँ से आपको लैम्डा नैनोमीटर में आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके भेजो, ये एंट्रेंस का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक मेटल है, मेटल सरफेस, इसका वर्क फंक्शन 5, सेम मेटल है, वर्क फंक्शन 5। यहाँ पे लाइट गिरा है जिसका वेवलेंथ है 248 नैनोमीटर। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकला तो उसका स्पीड है E1। यहाँ पे जो लाइट गिरा उसका वेवलेंथ है 310 नैनोमीटर। इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसका स्पीड है U2। आपको दिया हुआ है E1 और E2 दिया हुआ है 2:1। AC दिया हुआ है, AC इज इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू नैनोमीटर। क्यों इंटू नैनोमीटर किया? क्योंकि AC बाय लैम्डा इज इक्वल टू एक्चुअली एनर्जी होता है, एनर्जी का यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिर्फ AC दिया है तो नैनोमीटर से इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमको निकालना है कि ये जो वर्क फंक्शन 5 है मेटल का निकालना है। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन। ओके, तो हम लोग को पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी माइनस 5। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ पहला वाला लिखा है इलेक्ट्रॉन का, हाफ ऑफ m E1² इज इक्वल टू E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, hc बाय लैम्डा। लैम्डा दिया हुआ है, पुट किया hc बाय लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। सेकंड, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ mu2² इज इक्वल टू hc बाय क्या होगा, लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करो, U1 is to U2 दिया हुआ है, इसको भी पुट करके देखना 5 का वैल्यू मिल जाएगा। इसको सोल्व करके भेजो। आपको सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला को समझना है। क्वेश्चन कितना भी क्रिटिकल है ना, यू कैन सोल्व। हाँ, ज़्यादा झमेला नहीं है, पुराना कोई खाली 11 क्लास से थोड़ा रिलेटेड है, हल्का हल्का, लेकिन ज़्यादा मतलब लिंकअप नहीं है। तो ये सब चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग करने से सबको फायदा होगा। थोड़ा सा समरी करके एक एग्जाम्पल लेके समझाना चाहूँगा एक्जेक्टली क्या है। जैसे पोटेशियम एटम है, पोटेशियम से फोटोलिटिक इफेक्ट शुरू होता है। ठीक है, पोटेशियम है 2881। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो बंधा हुआ है ना, इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो निकालने में एनर्जी लगेगा 5 इज इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं HF0। 5 हो गया वर्क फंक्शन, F0 हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन जगह ज़्यादा होगा तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा। ये डिपेंड होगा मेटल का नेचर का ऊपर, कौन सा मेटल है। वर्क फंक्शन भी डिपेंड होगा मेटल का नेचर का ऊपर, एंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड होगा मेटल का नेचर का ऊपर। वो भी डिपेंड होगा इलेक्ट्रॉन अंदर में है कि, हम तो एक एटम का बात कर रहे हैं, हम लोग तो मेटल का जब बात करेंगे ना, यहाँ से जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये मतलब बहुत सारा मेटल लेकर आना होगा, बहुत सारा मेटल लेकर आना होगा। अभी मान लो इसको बांध के रखा है, हम लोग एक स्टोरी पता है, लेकिन इसको तो ये भी तो बांध के रखेगा। तो ओवरऑल जो प्रैक्टिकल आएगा तो ओवरऑल का बात आएगा, हम लोग जनरल डिस्कशन करें। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं। एक्चुअली ये एक टाइप का क्या एनर्जी है, ये एनर्जी है, इसको हम लोग E0 भी लिख सकते हैं। E0 मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना एनर्जी जरूरत हो रहा है कि वो भी तो इलेक्ट्रॉन है ना, मेटल भी तो अंदर इलेक्ट्रॉन ही तो है ना, इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड में घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी होगा, वेवलेंथ होगा, वो एक स्ट्रक्चर एटम में तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लाइट भी तो इलेक्ट्रॉन ही है, फोटोन है, मतलब फोटोन इक्विवेलेंट होगा, इलेक्ट्रॉन खाली न्यूट्रल होता है। तो अभी इसका ऊपर जब लाइट गिरता है, उस लाइट का मान लेते हैं एनर्जी है E इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, h न्यू इज इक्वल टू, हाँ h न्यू लिख सकते बाय HF। ये लाइट का फ्रीक्वेंसी है, ये लाइट का एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू व्हाट, E माइनस क्या होता है 5 तो निकालने में कितना एनर्जी लग रहा है वो है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जब कोलिजन वगैरह नहीं होता है इज इक्वल टू, हम लोग क्या ले सकते हैं, HF माइनस क्या होगा, HF0। ये पार्टिकुलर मेटल के लिए कांस्टेंट है। ये स्ट्रेट लाइन ही तो आ रहा है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में H हो गया स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, लेकिन ओरिजिन माइनस से शुरू होगा क्योंकि ये पार्ट क्या है, माइनस से। इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, K इज इक्वल टू मैक्सिमम इज इक्वल टू HC बाय व्हाट, लैम्डा माइनस HC बाय व्हाट, लैम्डा नॉट। ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, मतलब इतना, इससे इतना देना ही पड़ेगा, और ज्यादा देने से और ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा देने से ज्यादा होगा। जैसे मान लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बराबर का फ्रीक्वेंसी का लाइट दिया है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, तो वेवलेंथ लॉन्गेस्ट होगी मैक्सिमम, इसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, और इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी, इसको थ्रेशोल्ड नहीं देके मिनिमम फ्रीक्वेंसी देगा न्यूमेरिकल में, तभी आपको समझना है कि ये व्हाट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का बात कर रहा है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ देगा तो आपको समझना है ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का बात कर रहा है। ओके, सो ये तो है मेनली, इतना तो फॉर्मूला है आपका। और एक बात है, ये जो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ जो लाइट गिर रहा है मेटल का ऊपर, मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, उसी का काइनेटिक एनर्जी की बात तो कर रहा है। तो लाइट का फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का ऊपर डिपेंड होगा, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होगा। इंटेंसिटी बढ़ने से आपका नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा इजेक्ट होगा। वो इजेक्शन इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, लेकिन पार्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सेम ही रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके इसको पढ़ना होगा। फोटॉन बढ़ने से फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ने से भी फोटो करंट बढ़ेगा। मोर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मोर द नंबर ऑफ फोटॉन, मोर द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल है, और लेकिन इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम लोग लेंदी नहीं है। ओके, अच्छे से करो।